हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कंसेप्चुअल लर्निंग में। कंसेप्चुअल लर्निंग की जर्नी में आज का हमारा टॉपिक है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंजुनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो तीन वर्ड है हमारे पास। एक तो है कंजेनाइटल, जिसका मतलब होता है कि कोई डिजीज कंडीशन जो कि बाय बर्थ बच्चे में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कि ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका एड्रिनल। एड्रिनल क्या है? एड्रिनल एक ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स। ये सारे कहाँ से सिक्रेट होते हैं? ये सारे आपके सिक्रेट होते हैं कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आप एड्रिनल ग्लैंड का नोट में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और जो मेड्यूला पार्ट होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का, वहाँ से सीक्रेट होते हैं आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो आपके एसएनएस में वर्क करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जो आपने फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स जो है वो सुना होगा, उस टाइम पे ये काम करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेसिया से मतलब है, और उसमें जो मेन कंडीशन होगी वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन से रिलेटेड होगी। तो हम उसके बारे में थर्ड जो वर्ड था वो था आपका हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। ये एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसमें ये आपकी क्या है, ये सारी सेल्स है। अगर इन सेल्स का नंबर बढ़ जाए, मतलब मान लीजिए पहले 50 थी अब 100 हो गई, तो हम इसको बोलते हैं कि सेल का जो है वो हाइपरप्लेसिया हो गया है। तो ऐसा ही कुछ आपका होता है एड्रिनल ग्लैंड में भी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जो हाइपरट्रॉफी, सिमिलर वर्ड है हाइपरप्लेसिया से भी। इसमें क्या होता है कि इसमें साइज ऑफ जो सेल है, साइज ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड। बहुत सिमिलर वर्ड है। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है और इसमें ये सेल्स है। हाइपरप्लेसिया में क्या हो रहा था, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जा रहा था, मतलब पहले 50 थी अब 100 हो गई, तो नंबर इंक्रीज हो गई। लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, ये जो साइज का सेल है, सॉरी, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है आपका, और ऑर्गन जो है वो आपको नॉर्मल से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। आपने सुना होगा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स जो हैं उनका जो सेल्स हैं वो सेल की साइज जो है वो इंक्रीज हो गई है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि इट इज द ऑटोजोमल, ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कंजेनाइटल डेफिशिएंसी है या अब्सेंस है इस एंजाइम्स की। ये कौन कौन से एंजाइम है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के लिए। मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड से जो कॉर्टिकल हार्मोन रिलीज होते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उनके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनका हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। वो एंजाइम जो है इस डिजीज कंडीशन में डेफिसिट है, उसकी वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ये एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक कंडीशन है जिससे कि आपका एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिजोल और जो सेक्स हार्मोन्स है वो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। एंड्रोजन में आपका मेनली जो है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन है। कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। मेनली कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये ऑटोजोमल रेसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, ताकि थोड़ा आपको
आइडिया लग जाए। ऑटोजोमल ऑटोजोमल रेसेसिव, ऑटोजोमल रेसेसिव वो डिजीज कंडीशंस होती हैं जिनमें म्यूटेड जीन जो है वो बोथ पेरेंट्स से बच्चे को मिलता है। बोथ पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों से एक एक म्यूटेड जीन मिलता है और बच्चे को वो डिजीज कंडीशन हो जाती है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनमें वो डिजीज जो है वो शो नहीं होती है। पेरेंट्स डिड नॉट शो साइन एंड सिम्टम ऑफ दैट डिजीज, मतलब पेरेंट्स में उस डिजीज कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होंगे, लेकिन पेरेंट्स से वो चाइल्ड में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी और फिर बच्चे में जो है वो साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि एक म्यूटेड जीन आपको मिलता है आपके मदर से, एक मिलता है आपके फादर से, और फिर उसके बाद जो है वो डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती है आपके बच्चे में। लेकिन मदर या फादर में ये डिजीज कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका मदर फादर जो है वो ओनली कैरियर का रोल जो है वो ओनली कैरियर का रोल उनका होता है, मतलब वो सिर्फ डिजीज को ट्रांसफर कर देते हैं, उनमें कोई साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। उसको हम बोलते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। एड्रिनल कॉर्टिको जो कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया है वो भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और भी बहुत सारे रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया सुना होगा, ये सारे क्या है, ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स है। इनमें मदर में या फादर में आपके साइन सिम्टम्स शो नहीं करते, उनमें सिर्फ एक एक कॉपी होती है म्यूटेड जीन की, जो कि ट्रांसफर हो जाती है बेबी में, और ये दोनों एक एक कॉपी मिलके पूरा जीन उनका म्यूट हो जाता है, और फिर उसके बाद बच्चे में जो है वो डिजीज कंडीशन ये डेवलप होती है, उसमें साइन और सिम्टम्स जो है वो शो करने लगते हैं। एक और है आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ही आपका पेरेंट, मतलब आपकी मदर हो या चाहे आपके फादर हो, दोनों में से कोई एक ही जो है वो डिजीज को आप चाइल्ड में जो है वो ट्रांसफर कर देता है। इस डिजीज कंडीशन को बोलते हैं, वैसी डिजीज कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट टाइप की डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें किसी कोई मदर या फादर दोनों में से किसी एक को वो डिजीज कंडीशन है और वो ट्रांसफर हो जाती है पूरी आपके बच्चों में। और इसमें जो डिजीज कंडीशन है वो पेरेंट्स को भी अफेक्ट करती है, मतलब पेरेंट्स में भी उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हाइपोथैलेमस एड्रिनल एक्सेस के बारे में। हाइपोथैलेमस से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं सीआरएच, और ये जाके एक्ट करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके रिलीज करती हैं एसीटीएच, और ये एसीटीएच जाके आपके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, और आपके एड्रिनल ग्लैंड से आपके कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज हो जाता है। कॉर्टिकॉल्स आपके कौन से हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जब इन कॉर्टिसोल का हार्मोन का लेवल जो है वो हमारी बॉडी में इनफ हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, तो यहाँ से एड्रिनल ग्लैंड से एक मैसेज आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप इसका एसीटीएच का लेवल कम कर दीजिए, हमारे पास इनफ अमाउंट में कॉर्टिसोल है। और फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हाइपोथैलेमस को मैसेज कर देती है कि सीआरएच रिलीज को कम करिए, ताकि एसीटीएच कम हो, और एसीटीएच कम होगा तो एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट कम होगा, आपका कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल जो एक्स्ट्रा अभी होने वाला है वो रिलीज पे नहीं होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। तो जैसे लेवल हार्मोन का ज़्यादा होने से या नॉर्मल आ जाने से ये फीडबैक जाता है, वैसे ही अगर हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाए तो भी ये मैसेज आपका एड्रिनल ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को से हाइपोथैलेमस को जाता है कि आप इनका प्रोडक्शन अब बढ़ा दीजिए, ताकि हम और ज़्यादा जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज कर सके। लेकिन ये जो डिजीज कंडीशन है इसमें हमें पता है कि इसमें कुछ एंजाइम जो है वो डेफिसिट है, और उन एंजाइम डेफिसिट की वजह से प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो
यहाँ से मैसेज तो जाता है एड्रिनल ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप एसीटीएच को रिलीज करो, और पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस को जाता है कि आप सीआरएच को ज़्यादा रिलीज करो, और वहाँ से सीआरएच भी ज़्यादा रिलीज होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच भी रिलीज ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्ट भी करता है एड्रिनल ग्लैंड पे, बट फिर भी ये कॉर्टिजोल और ये रिलीज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एंजाइम नहीं है जो उसका प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो ये फिर भी रिलीज नहीं होंगे। लेकिन हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक नया और अपना दिमाग लगाएगी, ज़्यादा स्मार्ट है तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट वाला काम करेगी। कैसे? ये हमारी मान लीजिए ये एड्रिनल ग्लैंड है और इसमें ये सारे इसके क्या है, ये सेल्स हैं। हमारी एड्रिनल ग्लैंड बोलेगी कि शायद मेरे पास मैन पावर कम है, मतलब ये हार्मोन बनाने वाली जो सेल्स हैं वो कम है, इसलिए हम इधर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनका नंबर बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा मजदूर यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये सेल्स जो हैं उनका नंबर जो है एड्रिनल ग्लैंड में इंक्रीज हो जाएगा, और तब हम उसको बोलेंगे कि सेल में क्या हो गया है, हाइपरप्लेसिया हो गया है, मतलब सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है। और क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड में हो रहा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। और ये हाइपरप्लेसिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एंजाइम नहीं है, और ये एंजाइम क्यों नहीं है, ये बाई बर्थ नहीं है। ठीक है, ये आपको कंजेनाइटली मिला है। तो क्योंकि ये कंजेनाइटली कंडीशन है तो इसकी वजह से इसको बोलेंगे कि ये कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हमारे पेशेंट को जो है वो हुआ है। पहले जो मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक और सब मैंने आपको नॉर्मल प्रोसेस बताया कि नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कैसे हाइपरप्लेसिया यहाँ पे डेवलप हुआ। ये मैं देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वाला, ये देखिए यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका हाइपोथैलेमस है। यहाँ से आपका ये सीआरएच रिलीज हुआ, सीआरएच ने जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच रिलीज हुआ, एसीटीएच ने जाके आपके ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है यहाँ पे एक्ट किया, और आपके कोर्टिसोल जो है वो रिलीज हो गए। लेकिन हमारे पास वो एंजाइम नहीं है जो कि इसके जो का प्रोडक्शन कर सके, इसलिए कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ से वही नेगेटिव फीडबैक जाएगा, ज़्यादा सीआरएच रिलीज होगा, ज़्यादा एसीटीएच रिलीज होगा, लेकिन फिर भी ये कोर्टिसोल तो आपका नहीं बढ़ेगा क्योंकि एंजाइम ही नहीं है जो इसको बना सके। तो हमारी ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगी, और ये क्या करेगी कि हम सेल साइज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, और उसकी वजह से आपको हो जाएगा हाइपरप्लेसिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या नॉर्मल प्रोसेस है आपके प्रोडक्शन का, कैसे प्रोड्यूस होते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स। तो उसके लिए मैं आपको वो 3 एंजाइम के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इसके। एंजाइम विच आर डेफिसिट इज एज फॉलोइंग: 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये 3 एंजाइम जो हैं इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज कंडीशन जो है वो डेवलप होती है, जिसमें से 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है वो 95% तक कॉमन है, मतलब मोस्ट कॉमन जो है वो आपका 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका क्या रोल है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के प्रोडक्शन में। तो इसके लिए आप आ जाइए इस चार्ट पे, ये वाला चार्ट। 3 लेयर्स होती है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट में, जिसमें जोना ग्लोमेरुलसा फर्स्ट, फिर है जोना फेसिकुलेटा और फिर है जोना रेटिकुलरिस। मैंने आपको हमारे एक प्रीवियस वीडियो एसिड बेस पे जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने कॉर्टिजोल का और एल्डोस्टेरॉन का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था एसिड बेस के साथ, उसमें भी मैंने आपको बताया था इन तीनों लेयर्स के बारे में, कौन सी लेयर से कौन सा हार्मोन आपका सिक्रेट होता है। तो जोना ग्लोमेरुलसा से आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, जोना फेसिकुलेटा से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये सारे रिलीज होते हैं, और आपका जोना रेटिकुलरिस से आपके टेस्टोस्टेरॉन जो है, एंड्रोजन्स जो है वो रिलीज होते हैं। कि कैसे आपका ये सारे हार्मोन जो है वो आपके बनते हैं। तो जोना ग्लोमेरुलसा से आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल आपका कन्वर्ट होता है आपके प्रेग्नानॉन में, और ये प्रेग्नानॉन जो है वो आपके प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और फिर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, और फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से ये कोर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये कोर्टिकोस्टेरॉन आपका फाइनली एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से आपका एल्डोस्टेरॉन जो है वो बन जाता है। तो एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन के लिए आपको 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जोना फेसिकुलेटा में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल से आपका प्रेग्नानॉन बना था, ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से 17
OH प्रेग्नेलॉन में कन्वर्ट होता है, और ये 17 OH प्रेग्नेलॉन जो है वो आपका 17 OH प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे भी वापस 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से ये डीऑक्सीकोर्टिकोसोल, ये 11 डीऑक्सीकोर्टिकोसोल में ये कन्वर्ट होता है, और फिर वापस 11 बीटा हाइड्रोक्स की मदद से ये कोर्टिजोल में आपका कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली आपका कोर्टिजोल ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो आपको मिल जाता है। अब जो ना रेटिकुलरिस में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल से आपका प्रेग्नेलॉन बना था वो 17 अल्फा OH की मदद से आपका हाइड्रोक्सिलेज की मदद से 17 OH प्रेग्नेलॉन में कन्वर्ट हुआ था, और ये फिर आपका कन्वर्ट हो जाता है DHE में, और ये फिर DHE आपका एंड्रोस्टेडियोन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेरिफेरल टिश्यू की मदद से ये टेस्टोस्टेरोन में आपका फाइनली आपको टेस्टोस्टेरोन जो है वो मिल जाता है। अब हम बात करें इनकी डेफिशिएंसी की कि अगर ये डेफिसिट हो जाए तो इनमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डेफिसिट होने से जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये रिवाइंड करवा देता हूँ सब कुछ कि कहाँ कहाँ पे आपके एक्ट हो रहे हैं इन हार्मोन एंजाइम्स का, कैसे ये इनका रोल है। तो आप देख लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन को कन्वर्ट करने के लिए D11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन में आपका 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज यूज हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का यूज हो रहा है, एक आपका हो रहा है यहाँ पे 17 OH प्रोजेस्टेरॉन को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब अगर आपको कॉर्टिजोल और एंडोस्टेरॉन चाहिए तो आपका 21 हाइड्रोक्सिलेज का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर ये 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज अगर नहीं है तो कॉर्टिजोल भी नहीं होगा और आपका एल्डोस्टेरॉन भी नहीं होगा। लेकिन क्या टेस्टोस्टेरॉन बनने के लिए हमें 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की जरूरत पड़ी कहीं पे? नहीं पड़ी। तो मतलब आपका ये इसका लेवल जो है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल होगा, लेकिन इनका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अभी ये याद रखना है आपको। अब देखना है कि आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो हमें कौन कौन से हार्मोन जो है वो डेफिसिट होने को मिलेंगे। तो देखिए, आपका 17 OH हाइड्रोक्सिलेज कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक तो आपका ये प्रेग्नेलॉन को आपके 17 OH प्रेग्नेलॉन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये आपके प्रोजेस्ट्रॉन को कन्वर्ट कर रहा है आपके 17 OH प्रोजेस्ट्रॉन में। मतलब 17 OH प्रेग्नेलॉन जो है अगर वो डेफिसिट हुआ तो आपको 17 OH प्रेग्नेलॉन नहीं बनेगा, और आपका 17 OH प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब आपका कॉर्टिजोल तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये 17 हाइड्रोक्सिलेज जो है वो आपका डेफिसिट है, तो कॉर्टिजोल का लेवल इस कंडीशन में आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में कहीं आपको 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का रोल दिख रहा है? नहीं, ये कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से सीधा प्रेग्नेलॉन बन गया, प्रेग्नेलॉन से सीधा प्रोजेस्ट्रॉन बन गया, प्रोजेस्ट्रॉन से 21 अल्फा हाइड्रोक्स की मदद से ये सीधा डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बन गया, और डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन की बाद 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से सीधा कॉर्टिकोस्टेरॉइन में कन्वर्ट होकर सीधा एल्डोस्टेरॉन बन गया। लेकिन यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का कहीं पे कोई रोल नहीं है। मतलब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जब भी कम होगा तो आपका एल्डोस्टेरॉन का लेवल जो है वो आपका अफेक्ट नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना उसको होना चाहिए। लेकिन कॉर्टिजोल आपको जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्टिजोल बनने के लिए आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का रोल है, जो क्यों कहाँ पर रोल है कि प्रेग्नेलॉन को ये कन्वर्ट करता था आपके 17 OH प्रेग्नेलॉन में, और प्रोजेस्ट्रॉन को कन्वर्ट कर रहा था ये आपके 17 OH प्रोजेस्ट्रॉन में। तो यहाँ पे इसका रोल था। लेकिन अब आगे देखिए, क्या टेस्टोस्टेरॉन बनेगा जब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिसिट होगा? तो नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रेग्नेलॉन को ये कन्वर्ट कर रहा था आपका 17 OH प्रेग्नेलॉन में, और फिर ये 17 OH प्रेग्नेलॉन ही तो कन्वर्ट हो रहा था DHE में। तो अब अगर ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं है तो क्या 17 OH प्रेग्नेलॉन बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर ये आपका नहीं बनेगा तो आपका DHE भी नहीं बनेगा। तो DHE अगर नहीं बनेगा तो आपका टेस्टोस्टेरॉन भी नहीं बनेगा, और इस कंडीशन में आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की, कि 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज अगर कम होगा तो क्या होगा। आप देखिए 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का आप पे रोल कहाँ कहाँ पे है। तो इसका रोल दो जगह पे है। एक तो आपका इसका रोल है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन को ये कन्वर्ट कर रहा है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉन में।
ठीक है, और एक ये कन्वर्ट कर रहा है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डीऑक्सी कॉर्टिसोल को कॉर्टिजोल में। तो अगर ये यहाँ पे ये दोनों में अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो क्या ये कॉर्टिकोस्टेरॉन बनेगा, कॉर्टिजोल बनेगा? नहीं बनेगा। तो मतलब इस डिजीज कंडीशन में भी आपका एल्डो और आपका कॉर्टिजोल जो है ये दोनों आपके डेफिसिट होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रोल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन के मामले में यहाँ पे आपको फाइंडिंग नॉर्मल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है एक नेगेटिव फीडबैक भी चलता है हमारी बॉडी में। माना कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल उस टाइम पे नॉर्मल होगा, लेकिन कोर्टिजोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल जब कम होगा तो हमारी बॉडी तो मैसेज करेगी ना, ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करेगी कि आप ज्यादा एसीटीएच रिलीज करिए ताकि हम जो है एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल को बना सकें, तो वहां से ज्यादा रिलीज होगा। लेकिन हमारे पास वो एंजाइम नहीं है जो कि ये इसको बना सके, तो इसकी वजह से इसका लेवल तो नहीं बनेगा। लेकिन जो एंजाइम डेफिसिट है उसका अगर कोई रोल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन तो ज्यादा बनता जाएगा, मतलब उधर से एसीटीएच ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो आके ज्यादा एक्ट करेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड आपका ज्यादा मेहनत करेगी हार्मोन्स बनाने के लिए। लेकिन एल्डोस्टेरोन कॉर्टिकोस्टेरोन तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि आपका वो एंजाइम नहीं है जो इसको बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन में अगर उस एंजाइम का कोई रोल नहीं हुआ तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो आपका बढ़ता हुआ जाएगा, और उसकी वजह से हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते रहेंगे। अब वो साइन एंड सिम्टम्स कौन से होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में तो क्या होगा? एक तो पहले ये मोस्ट कॉमन है, सी एच एन 90%, 95% तक है ये, 95% तक ये होगा। ये दो तरीके से हो सकती है, पार्शियल और कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा डी हाइड्रोक्सिलेज, मतलब ये पार्शियली और कंप्लीट दोनों तरीके से आपका डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, क्लासिक और नॉन क्लासिक दो तरीके का भी ये हो सकता है। क्लासिक मतलब आपकी कंप्लीट डेफिशिएंसी है 21 हाइड्रोक्सिलेज की, तो उस कंडीशन में आपका एक तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा और आपका कोर्टिजोल नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से आपका ये दोनों तो डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन एंड्रोजन आपके इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि एंड्रोजन के रिलीज में आप देख लीजिए, एंड्रोजन के रिलीज में आपको कहीं भी 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक की वजह से, लेकिन इसका जो कॉर्टिजोल और जो एल्डोस्टेरॉन है उनका लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। तो एल्डोस्टेरॉन का अगर आपको फंक्शन पता है क्या है, तो ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये आपके H2O, मैं आपको दिखा देता हूँ, एल्डो का काम क्या होता है, ये आपका H2O और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो इन दोनों का लेवल कम हो जाएगा, मतलब कि हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा एक तो आपको, ठीक है, और हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन की वजह से। एक इसका काम होता है कि ये पोटेशियम को और आपके H+ आयन को बाहर करता है, तो क्योंकि अभी हमारी बॉडी में इसकी कमी है एल्डोस्टेरॉन की, तो क्या ये बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आपको हो जाएगा हाइपरकैलेमिया। और एसिड आपकी बॉडी से H+ आयन क्या है, H+ आयन क्या है, ये एसिड है, और एसिड अगर एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। और कौन सा एसिड होगा, ये H+ आयन कौन सा, ये नॉन वोलेटाइल एसिड है, नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या कौन सा होगा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो अगर आपको कोई पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं कि इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब बात करते हैं आपके कॉर्टिजोल की, कि कॉर्टिजोल अगर कम होगा तो क्या होगा। तो कॉर्टिजोल का काम क्या होता है, कॉर्टिजोल का आपका काम होता है ग्लूकोज को मेंटेन करना। तो अगर ये कम होगा तो आपका ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। उसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ फीमेल जेनिटलिया, क्यों? टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो अगर फीमेल चाइल्ड है मान लीजिए, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो अगर बढ़ने लग जाएगा तो फीमेल जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें विजुअलाइजेशन हो जाएगा। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि फीमेल जेनिटलिया विद मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपके जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो आपको मेल जेनिटल ऑर्गन्स की तरह जो है वो दिखने लग जाएंगे। ये दो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी लगाई हैं, इसमें आप देख सकते हैं, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं।
गूगल पे वगैरह पे, जिससे आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप ज़रूर देखिए वो पिक्चर्स भी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन क्लासिकल की। नॉन क्लासिकल मतलब होता है आपका ये पार्शियली डेफिसिट है। एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल का लेवल आपको नियरली नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन एंड्रोजन का हार्मोन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इसका लेवल जब थोड़ा, क्योंकि पार्शियली डेफिसिट है, पार्शियली डेफिसिट आपको थोड़े थोड़े तो आपको लेवल होंगे, तो वो ज़्यादा मैसेज करेंगे, ऊपर नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा जाएगा कि आप ज़्यादा रिलीज करिए ACTH CRH को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन बना सके। लेकिन क्योंकि एंजाइम पार्शियल डेफिसिट है तो वो कम मात्रा में ही बनेंगे, तो नियरली नॉर्मल होते हैं। लेकिन क्योंकि ACTH और CRH का रिलीज ज़्यादा हो गया है, तो वो आपके ज़्यादा एक्ट करेंगे आके, तो एंड्रोजन का लेवल जो है वो कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से फीमेल्स में जो है वो मेल लाइक सिम्टम्स जो है वो आपको, जैसे एक्ने, हिर्सुटिज्म जो होता है ना, दाढ़ी मूंछ जो आ जाती है, तो आपको कुछ इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स आपको फीमेल्स में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, नेक्स्ट एंजाइम की, जिसके डेफिसिट होने की वजह से क्या क्या मिल सकता है हमें। सेकंड है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये एक सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, एक तो आपका 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, और एक बिल्डअप ऑफ 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये दोनों आपके जो है वो बिल्डअप हो जाएंगे, नेक्स्ट आगे कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को डीऑक्सी कॉर्टिसोल को और 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन को कॉर्टिसोल में और कॉर्टिकोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट होने के लिए 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की जरूरत होती है, और वो हमारे पास अगर डेफिसिट है तो ये आगे आपके कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और आपको एल्डोस्टेरॉन का लेवल जो है और कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन एंड्रोजन का वही मैंने आपको बताया, ओवर प्रोडक्शन होता रहेगा, क्योंकि उसके प्रोडक्शन के लिए आपका 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का कोई रोल नहीं होता है। ये आप देखिए यहाँ पे एक बार आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। देखिए 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज आपका कॉर्टिस को 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन को कॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर रहा था, और डीऑक्सी कॉर्टिसोल का आपका कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन में इसका कोई भी रोल नहीं है। तो आपका नेगेटिव फीडबैक की वजह से यहाँ पे भी आपका एंड्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, तो सेम फीचर्स आपके वैसे ही देखने को मिलेंगे, और आपके एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के कम होने की वजह से आपको वैसे ही सिम्टम्स कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज पे आपको देखने को मिल रहे थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की। ये डेफिशिएंसी है 17 अल्फा हाइड्रोक्स की वजह से हो रही है, और इसमें आपका कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल आपका नहीं बनेगा, लेकिन 11 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से आपका एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में कोई भी फर्क नहीं आता है। ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा आप प्रोसेस अगर देखें, ये पूरा अगर आप प्रोसेस देखेंगे यहाँ से, ये वाला, तो आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद नहीं लेनी पड़ी है एल्डोस्टेरॉन बनने के लिए। एल्डो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद सिर्फ कॉर्टिसोल, क्योंकि ये 17 अल्फा प्रोग्नेलॉन में कन्वर्ट करता है प्रोग्नेलॉन को, और वही कन्वर्ट होता है आपका DHE में, तो इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए आपकी जरूरी था 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, लेकिन एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं था। तो इस डिजीज कंडीशन में जहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होगी, वहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का लेवल का कम नहीं होगा, लेकिन कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह ये सारे सिम्टम्स आएंगे, और एंड्रोजन आपका नहीं बनेगा उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपका इनफ अमाउंट में होगा, क्योंकि उसके प्रोडक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 17 अल्फा का कोई इधर रोल नहीं था। तो क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक जब होगा कॉर्टिसोल और एंड्रोजन के लिए, तो उस टाइम पे ज़्यादा ACTH CRH रिलीज हो रहे होंगे, तो वो ज़्यादा रिलीज होंगे तो एक्ट तो आके करेंगे, तो जो हार्मोन अब प्रेजेंट है, जो एंजाइम प्रेजेंट है, वो तो अपना काम करेगा ना, तो एल्डोस्टेरॉन तो बनाता जाएगा, तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन के ज़्यादा होने की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन कैसे होगा, एल्डोस्टेरॉन का काम होता है पानी को और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, तो ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होगा तो हाइपरवॉलीमिया हो जाएगा, और हाइपरवॉलीमिया हो जाएगा तो आपको हाइपरटेंशन हो ही जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एल्डोस्टेरॉन का एक काम होता है कि ये पोटेशियम को बाहर करते हैं। जो पोटेशियम को अब ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन तो ज़्यादा बाहर करेगा, तो यहाँ पे आपको हाइपोकैलीमिया भी देखने को मिलेगा, और एसिड को भी ज़्यादा बाहर कर देगा, तो आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। तो हाइपोकैलीमिया अगर हो गया है, तो हाइपोकैलीमिया के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कार्डियक अबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी, मसल ट्विचिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है,
सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा, इसमें जो है एंड्रोजन जो है रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपके रिलीज नहीं हो रहा है। तो अगर कोई मेल चाइल्ड होगा, तो अगर मेल का जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। और अगर टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में नहीं है तो फिर क्या होगा? मेल के जो फीचर्स हैं, जो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो आपके बिल्कुल फीमेल की तरह दिखने लग जाएंगे। उनका मेल जेनाइटल ऑर्गन, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा और मेल जेनाइटल ऑर्गन आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की तरह इसमें देखने को मिलेगा। सीएच एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है क्योंकि इसमें आपका एल्डोस्टेरोन का डेफिशिएंसी हो जाता है। और एल्डोस्टेरोन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के वेस्कुलर में, जो वेसल्स में जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एल्डोस्टेरोन आपका रीअब्जॉर्ब करता है फ्लूइड को और आपके वेस्कुलर में जो वॉल्यूम है, वेसल्स में जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो अगर वो नहीं होगा तो आपका सारा फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो उसकी वजह से वेस्कुलर कोलैप्स जो है वो हो सकता है। दूसरा, आपका एसीटीएच, अगर आपने एड्रिनल ग्लैंड के जब आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एसीटीएच के ज़्यादा रिलीज होने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, क्योंकि मेलानोसाइट की एक्टिविटी जो है वो आपके एसीटीएच की वजह से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हुआ है कि नहीं। तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पोटेशियम, सोडियम, ये सारा जो है वो डेफिसिट होते हैं या बढ़ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम आपका डेफिसिट है। ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कोर्टिसोल का लेवल इसमें कम होता है। पेल्विक यूएसजी जो है उससे आप कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को जो है वो है या नहीं है पेशेंट। और आप एक कोरोनिक ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं 10 to 12 वीक पे, गेस्टेशनल पीरियड पे, ताकि आपको पता चल जाए उसी टाइम पे कि इस बेबी को जो है वो कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया तो नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक फोटो दी हुई है क्रोनिक विलेज सैम्पलिंग की, आप देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं। वैसे आप ये ओबीजी का टॉपिक है तो आप उसको थोड़ा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी ये पिक्चर्स आ जाती हैं और इन पिक्चर्स से आपको पूछ लेते हैं कि ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये ऑफ द मार्क हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो एक तो आपको इमोशनल सपोर्ट देना पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता चले कि आपका जो जो बच्चा हुआ है वो मेल है, लेकिन क्योंकि कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हुआ है उसको, तो मेल वाले फीचर्स तो चूक गए हैं और फीमेल्स जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देके। उसके साथ साथ अगर एंड्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं तो 10 to 12 ईयर पे आपको एंड्रोजन जो है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो बाहर से हम दे सकते हैं बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो डिस्टर्ब हुआ है उसको करेक्ट करना है। और आप डेक्सामेथासोन जो है वो 5th वीक ऑफ गेस्टेशन पे दे सकते हैं CAH को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये था सारा कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया के बारे में। वैसे इतना डिटेल में हमारे नर्सिंग में कोई बताते नहीं है क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बट मैंने एक लिंक बना रहे हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होते हैं तो आपको एक लिंक बना रहता है और आप ज़्यादा टाइम तक चीज़ें जो है वो रिटेन कर पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे मुझे भी और से और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।